कथा सरिता के लेखक कौन है? कथा सरिता के लेखक कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा सोमदेव। कथा सरिता 11वीं सदी में लिखा गया संस्कृत का ग्रंथ है। गुप्त लेखक विशाखा दत्त ने 2 प्रसिद्ध रचनाएं की हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम। तो कथा सरिता सागर के लेखक सोमदेव होंगे और गुप्तकालीन विशाखा दत्त द्वारा 2 प्रसिद्ध लिखा गया है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समय के संदर्भ में एडी का अर्थ क्या है? इसको एडी डोमिनी बोलते हैं। बीसी और एडी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। इसी को एडी को एनो डोमिनी बोलते हैं और बीसी को बिफोर क्राइसिस बोलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। इसमें से सही गलत चुनना है। आम भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई। इसमें मात्र 1 और 2 नंबर सही है कि सिकंदर 1326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और आम भी जैसे कई भारतीय शासकों ने उसका सहयोग किया और 323 ईसा पूर्व में लगभग उसकी मृत्यु हो गई। तो कब आया? 326 ईस्वी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और आम्भी और अन्य जो तक्षशिला के राजा थे उस समय तत्कालीन अन्य राजाओं ने उसका स्वागत किया था और उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। ये आपको देखने में लग रहा होगा 332 से पहले कैसे हो गया। तो जब ईसा पूर्व में ना पीछे की ओर घटता है, माने 326 के बाद होगा 325, फिर 324, फिर 323, माने पीछे की तरफ घटता है। ईसा पूर्व जहाँ लिखा होगा इस वजह से ऐसा दिया गया है, कोई गलत टाइपिंग नहीं है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो अभी हम लोग पढ़े हैं 326 ईसा पूर्व में। राजेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो यह है तंजावुर में। तंजावुर में राजेश्वरी मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। राजेश्वरी मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया। यह मंदिर तंजावुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया गया है। देखिएगा दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली में बनाया जाता है। तो ये मंदिर कहाँ है? राजराजेश्वरी मंदिर तो तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट गुप्तकालीन थे। आर्यभट्ट कब आए थे? गुप्ता पीरियड में। इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी थी? आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखी थी। सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। कौन बताए थे? आर्यभट्ट बताए थे। किस पुस्तक में? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में। किस पीरियड में आर्यभट्ट थे? तो गुप्तकालीन पीरियड में। भास्कर की लीलावती किस विषय की मानक पुस्तक है? तो लीलावती गणित की पुस्तक है। भास्कर की लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। भास्कर का जन्म बीजापुर। भास्कर का जन्म कहाँ हुआ था? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किसी महान पुरुष का नाम किसी पीरियड से जुड़ा हुआ कि किस स्थान में जन्म हुआ। ये एग्जामों में ये आम बात है। जिसे कई बार पूछ दिया अमीर खुसरो का घर कहाँ था, इस तरीके से इसका भी पूछा जा सकता है कि भास्कराचार्य का जन्म बीजापुर एवं उज्जैन में हुई थी। ये गणित के तज्ञ के साथ साथ क्या थे? ज्योतिषाचार्य भी थे। इनके एक अन्य पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्कराचार्य के हम और 2 पुस्तक यहाँ पे हम लोग देख लिए। एक है लीलावती जो गणित से संबंधित है और दूसरी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो यह तक्षशिला होगा। जहाँ की राजा हम लोग आम्भी को देखे हैं वहीं पे तक्षशिला प्राचीनतम गुरुकुल है। उपयुक्त मैंने जो विकल्प दिया है उसमें तक्षशिला है। बाद में तक्षशिला मौर्य काल में उत्तरापंथ की राजधानी थी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। निम्न में से कौन सा मंदिर काला शिवालय के नाम से जाना जाता है?
तो इसका है सूर्य मंदिर है। ये उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को काला शिवालय या ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है। ये ब्लैक पेंगोडा बहुत जगह ध्यान में मिलेंगे, लेकिन काला शिवालय लिख देने से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। तो ब्लैक पेंगोडा और काला शिवालय कहाँ है? उड़ीसा का कोणार्क मंदिर को कहते हैं। क्या है? ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ये गौर जो है गौर जो है क्या है? बंगाल का प्राचीनतम नाम है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? ये 2023 में बिहार पुलिस में बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। अमरम शब्द ये है सैनिकों को अनुदान दिया जाता था। सैनिकों को अनुदान, जैसे सैनिकों को वेतन के बदले में ज़मीन मिल गया अनुदान के, उस पर आप खेती कीजिए या राजस्व इकट्ठा कीजिए, तो उसको क्या कहते थे? अमरम कहते थे। इन्हें साम्राज्य के लिए पैदल सैनिक और घुड़सवार एवं हाथियों की एक निश्चित संख्या रखनी पड़ती थी। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। तंजावुर में प्रसिद्ध विंध्येश्वरी मंदिर किसने बनवाया है? ये बनवाया है राजराज चोल प्रथम ने। राजराज चोल प्रथम ने। तंजावुर में प्रसिद्ध विंध्येश्वर मंदिर किसने बनवाया है? राजराज चोल प्रथम ने। तमिलनाडु में तंजौर प्रसिद्ध बृहदेश्वरी मंदिर निर्माण शासक चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 985 से 1012 तक। यह एक द्रविड़ शैली का शिव मंदिर है, जिसे राजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे महान चोल मंदिर के समूह के तहत 1987 में विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? माने मध्यकाल से पूर्व में उत्तर पश्चिम माने किधर? ये पाकिस्तान की तरफ उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि थी? तो उस समय जो लिपि थी शारदा लिपि थी। पूर्व मध्यकाल में उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी, या इस लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि के आसपास की लिपि थी? तो ऐसे पूर्व मध्यकाल से पहले जो था वहाँ शारदा लिपि चलती थी। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? ये हर्यक वंश के थे। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के शासक थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बिंबिसार, तो बिंबिसार हर्यक वंश के। अगर यही बिंदुसार होता तो क्या होता? मौर्य वंश का। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुए, ये अशोक के पिता हुए बिंदुसार, और ये बिंबिसार उससे पहले का वंश है, हर्यक वंश का शासक थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, यही दिया गया है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राजा ने बनवाया? करने वाला, तो इसका डी नंबर आंसर सही है। तो डी में क्या है? बृहद संहिता जो है वहामेर का, ये सबको याद रहता है। तो पहले एक आचार किस किस में है? एक आचार ये और ये में है, तो इसको इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। दूसरा का सबको पता नहीं है, लेकिन राजतरंगिणी कलहन का है, तो ये पता है। तो राजतरंगिणी सी का ए, तो सी का ए इसमें भी है। और डी है विक्रमादित्य, इसका इस तरीके से इसको मिला लेंगे। आगे देखेंगे बृहद संहिता किसकी है? वहामेर की। ये देख सकते हैं मुंशिका मासा अतुला की, राजतरंगिणी कलहन की, और विक्रमादित्य चरित्र जो है विलहन का पुस्तक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि आगे इस तरीके से पूछा जा सकता है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? ये कश्मीर का इतिहास। ये कई बार और एग्जामों में भी पूछा गया है। 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत है। राजतरंगिणी में 7826 श्लोक है। इस तरंग का नाम 8 पुस्तकों में विभाजित है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के बारे में है, प्रशासन, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जानकारी देता है कश्मीर के विषय में। राजतरंगिणी ने कश्मीर के राजा अनंत देव के पुत्र राजा कलश के शासनकाल के दौरान कश्मीर में व्यापक कुशासन का वर्णन किया है। ये राजा कलश कहाँ के थे? ये भी कश्मीर के थे। अब हम लोग शुरू करेंगे। ये हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, यहाँ से शुरू होता है। महमूद गजनवी ने अपने अंतिम सैन्य अभियान कब किया? तो ये किया 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी कब किया? 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में अवस्थित गजनी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो ईरान के
में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसने अपना अंतिम आक्रमण जो है 1027 में किया गया, यही सवाल था। विख्यात सोमनाथ का मंदिर किसने नष्ट किया, तो ये हो जाएगा महमूद सुल्तान महमूद। ये महमूद का पूरा नाम नहीं, आधा नाम दिया गया है, इसी को महमूद गजनवी भी कहते हैं। तो यहाँ गजनवी नहीं दिया गया था, तो बहुत लोग सुल्तान महमूद में कंफ्यूज हो रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो वही आंसर होगा महमूद गजनवी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसके विषय में और पढ़ लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर हमला कर पहला सफल आक्रमण सिंध पर आक्रमण। तो पहली बार सिंध पर आक्रमण, तो पहला मुस्लिम आक्रमण कौन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। उस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर। सिंध के बंदरगाह देवल पर अधिकार किया। देवल कहाँ का बंदरगाह है, ये सिंध का बंदरगाह देवल है। सर्वप्रथम सिंध में जजिया कर भी किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया। इस अभियान में उसने सीरियन घोड़े और बैक्टीरियन ऊँट और वधु तोप का प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम तोप का भी प्रयोग किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम। ये भी सवाल दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया, किंतु इस्लामिक राज्य की स्थापना तुर्कों ने किया। तो भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना सबसे पहले कौन किया, तुर्कों ने, लेकिन सबसे पहले आक्रमण अरबों ने। इसको ध्यान में रखेंगे। इस्लाम का भारतीय भूभाग में प्रवेश सिंध के रास्ते हुआ, इसलिए सिंध को इस्लाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रवेश द्वार, सिंध को। सबसे पहले किसके, मोहम्मद बिन कासिम। और अगर पूछा जाए कि राज्य का स्थापना कौन किया, तो तुर्कों द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पहला शासक था, मुस्लिम शासक कौन था, बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरे ले गया कौन, नादिर शाह के द्वारा ये ले गया गया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया। मयूर सिंहासन में कौन जड़वाया था, शाहजहां ने, लेकिन उसको ले गया कौन सा, नादिर शाह के आक्रमण के दौरान उसे कोहिनूर हीरा को और मयूर सिंहासन को ले गया। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न। 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। कहने का मतलब है कि 13वीं शताब्दी में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया जो 16वीं शताब्दी बाबर के द्वारा भी दोनों का अर्थ समान था, वो था मिनहाज ए सिराज। 13वीं शताब्दी में मिनहाज सिराज द्वारा रचित शब्दों का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी के बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अर्थबोध के समान है। जो मिनहाज और सिराज जो लिखा गया के द्वारा लिखा गया वो क्या था, दोनों का शब्द समान था। इल्तुतमिश एवं रजिया से संबंधित प्रश्न है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया, तो पूरा करवाया गया इसे इल्तुतमिश के द्वारा और शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका पूरा जो है चौथी मंजिल का निर्माण कौन किया, इल्तुतमिश ने करवाया। दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन था, तो ये रजिया हो जाएगी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन था, चंगेज खां के समकालीन कौन था, तो ये था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन था। अब बलबन से संबंधित प्रश्न है। 40 ग्रुप यानी चालीसा किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बलबन द्वारा। कहीं 40 ग्रुप मिलेगा, कहीं चालीसा आपको देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, बलबन के द्वारा। खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने किया, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। सीरी शहर या सीरी का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली के पास ही सीरी शहर या सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में दिल्ली के विकास सीरी नामक से प्रारंभ किया। अमीर खुसरो ने कहा कि मानो समुद्र की सतह पर पानी का बुलबुला हो। सिक्कों पर अलाउद्दीन का सिकंदर शानी की उपाधि, तो सिकंदर ये शानी का भी उपाधि कौन लिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था।
आईने सिकंदरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। आईने सिकंदरी के लेखक अमीर खुसरो। आईने सिकंदरी के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा लिखित आईने सिकंदरी में एक मसनवी अर्थात कविताओं का संग्रह है। आईने सिकंदरी क्या है? कविताओं का संग्रह है। खुसरो के मसनवी आईने सिकंदरी में सिकंदर के विजय का भी उल्लेख है। अमीर खुसरो ने कई सुल्तानों का संरक्षण मिला है। यह महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। इसे कव्वाली, गजल और खड़ी बोली तथा सितार का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? कव्वाली के जनक भी और खड़ी बोली और सितार का भी जनक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो का। ये किनके चेला थे? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के। पेशे से कवि एवं संगीतकार रहे वही अमीर खुसरो जो सितार के जनक है, खड़ी बोली के जनक है, कव्वाली के और गजल के जनक है। किसके चेला थे ये? किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। कौन? अमीर खुसरो। इनका मूल नाम अबुल हसन निजामुद्दीन खुसरो था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। गियासुद्दीन तुगलक किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की? तो तुगलक वंश की स्थापना कब की गई? ये 1320 में। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की गई। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत किया गया था? ये था इब्न बतूता। मोरक्को का कौन था? इब्न बतूता। मोरक्को का मूल निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। उससे प्रभावित होकर काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी कौन नियुक्त हुआ था? ये मोरक्को का इब्न बतूता। किसके काल में? मोहम्मद बिन MBD के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के 8 सुल्तानों का सल्तनत का साक्षी कहा जाता था? इनमें 8 सुल्तान के समय अमीर खुसरो जो थे ये साक्षी थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1353 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1253 में इनका जन्म हुआ और 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब मुगल काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक भारत में हुई कब? 1526 में। 1526 में मुगल काल की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। शेरशाह सूरी सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का। सासाराम में शेरशाह सूरी का। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। क्या था? शेरशाह विलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। कौन से युद्ध के बाद? विलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली का शासक बना हुमायूं को हराकर। उसने कृषि की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की। पट्टा और कबूलियत व्यवस्था कौन सा आरंभ किया? तो ये था शेरशाह सूरीदिया। उसने रोहतासगढ़ किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। कलिंजर के किले में घेराबंदी के समय एक दुर्घटना के कारण 1545 में इसकी मृत्यु हुई। किसका? शेरशाह सूरी का। कुछ पुस्तकों में शेरशाह सूरी का मृत्यु 12 मई 1945 को दिया गया है, कुछ में 22 मई को, किस में 13 मई को। परंतु बिहार के रोहतास के शेरशाह सूरी के मकबरे में उसकी मृत्यु 13 मई 1545 दर्ज की गई है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र इस्लाम शाह द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा किसने बनवाया? इस्लाम शाह जो उसका पुत्र था उसके द्वारा कराया गया। इसका वास्तुकार कौन था? मोहम्मद अलीवाल खान। किससे? ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम में। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया? तो हुमायूं को। इन शासकों में किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 400 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ये था इस्लाम शाह जो शेरशाह सूरी का पुत्र था। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से सत्ता पर, इसका नाम था जलाल खां लेकिन इस्लाम शाह के नाम से सत्ता पर बैठा। उसने सलीम शाह के नाम से भी पुकारा जाता था। इसका क्या क्या नाम था? इस्लाम शाह, सलीम शाह और जलाल खां। क्या था? शेरशाह का पुत्र का ही 2 अन्य नाम है। सैन्य दक्षा बनाए रखने के लिए ये BPSC में भी क्वेश्चन पूछे हुए था 67वीं में। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से भूमि के राजस्व के लिए। भूमि के राजस्व के लिए कौन था? शेरशाह प्रसिद्ध था। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो ये अकबर हो गया। ये अकबर होंगे इसका आंसर।
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने, फारसी में रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने इसका अनुवाद किया। अब्दुल लतीफ़ क्या था? अकबर के शिक्षक थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। ये अकबर से संबंधित अन्य प्रश्न जो है। पद्मावत को लिखने वाले थे कौन? जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी थे। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में की गई थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामलला नहुछु, गीतावली, पार्वती मंगलम, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और यहीं पे कबीर की रचनाएं कुछ दी गई है। शाखी, शबद, रेमनी आदि जो है कबीर की रचनाएं हैं। और निराला के भी कुछ रचनाएं दिया गया है। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखी? गुलबदन बेगम किसके कहने पे ये अकबर के कहने पे हुमायूं नामा लिखी। हुमायूं के बेटे थे अकबर, और गुलबदन को कहा गया कि अकबरनामा लिखी जाए। अकबर के कहने पर बाबर की पुत्री माने हुमायूं की बहन जो थी वह गुलबदन बेगम, वो क्या लिखी? हुमायूं नामा पुस्तक लिखी। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पे आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ के शासक उस समय के उदयसिन थे। उदयसिन कौन थे? उदयसिन थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना और फ़कीर अजीहुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये 9 रत्न। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माता और सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। मंगोल वंशक के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? ये थे मध्य एशिया के। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मुगल मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की पिता की ओर से तैमूर लंग और माता की ओर से चंगेज खां की वंशज थी। बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। बाबर प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया? तो ये अकबर द्वारा बनवाया, क्योंकि उसका बेटा हुमायूं के बाद जो शासक बना अकबर था, तो हुमायूं का मकबरा अकबर द्वारा बनवाया गया। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 संयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 वर्षों तक काम किया? ये बात विलियम फिंच ने कहा था। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ मंजिल का निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया। यह कथन विलियम फिंच का है, जो 1608 ईस्वी में हॉकिंस के साथ सूरत पहुंचा था। विलियम फिंच किसके साथ पहुंचा था? हॉकिंस के साथ। ये दोनों अंग्रेज थे। अपने विवरण में उन्होंने बुलंद दरवाजे को दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य दरवाज़ा माना। इसके अलावा यह मात्र ब्रिटिश इतिहासकार जो अनारकली के मकबरे पर गया, एकमात्र ब्रिटिश इतिहासकार जो अनारकली के मकबरे पर गया, क्या नाम था उसका? फिंच था। किसके साथ आया था? हॉकिंस के साथ आया था। बुलंद दरवाज़ा जो अकबर के द्वारा निर्मित है वह किसके विजय का प्रतीक है? ये गुजरात विजय का प्रतीक है। जो बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे बनवाया गया था। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा एक दर्शनीय स्मारक है। अकबर द्वारा गुजरात विजय के प्राप्त करने की स्मृति प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया। निम्नलिखित प्रदेशों अंगराज्यों में से जो अकबर के शासन के अंतर्गत मुगल सम्राट की सीमाओं के बाहर था वो कौन था? बीजापुर था। बीजापुर जो था, बीजापुर और गोलकुंडा था वो जो स्वतंत्र। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा ली गई थी कहाँ से? मंगोलों की। मनसबदारी प्रथा जो मूल रूप से थी मंगोलों द्वारा चलाई जाती थी, वो अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये तो शाहजहां होगा। जो ताजमहल बनवाया उसी ने लाल किला बनवाया। जो ताजमहल बनवाया वहीं लाल किला का भी निर्माण किया। औरंगजेब की मूर्ति कहाँ हुई थी? तो ये अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर हुआ, यद्यपि उसका मकबरा औरंगाबाद में। मृत्यु हुई अहमदनगर में, लेकिन उसका मकबरा जो है औरंगाबाद में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो पहले ही देख चुके हैं, 1707 में। बीबी का मकबरा संबंधित है किससे?
औरंगजेब की पत्नी से। बीबी का मकबरा किससे संबंधित है? औरंगजेब से। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबियाउद्दौला उर्फ दिलरास बानो बेगम, एक सुंदर मकबरा जो है औरंगजेब के पुत्र आराम शाह द्वारा बनाया गया। बीबी का मकबरा किसके? आराम शाह द्वारा। आराम शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। अपनी माँ की स्मृति में आराम शाह ने बीबी का मकबरा बनवाया। गालिब क्या थे? गालिब कवि थे। इनका स्मारक कहाँ है? दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली में ही है। निजामुद्दीन औलिया के मकबरा के बगल में ही है। गालिब उर्दू और फारसी के महान शायर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में जन्म हुआ था और मकबरा दिल्ली में। गालिब 11 वर्ष की अवस्था से ही गद और पद लिखना शुरू कर दिया था। बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का किताब से नवाजा था। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे। क्षेत्रीय राज के विषय में संबंधित प्रश्न देखेंगे। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह है सुल्तान जैनुल आबदीन। महमूद गवा देश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ये बहमनी राज्य में महमूद गवा क्या थे? वजीर थे। वजीर मतलब प्रधानमंत्री समझ सकते हैं। महमूद गवा ईरानी व्यापारी था और बहमनी शासक अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में इसका उत्कर्ष हुआ। इसने आगे चलकर महमूद गवा बहमनी राज्य के वजीर और वकील बन गया और उसने सैनिक अभियान में मालवा और गोवा पर अधिकार किया। कौन? महमूद गवा। और इसने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की। कौन? महमूद गवा। ये बहमनी राज्य का क्या था? वजीर था। विजयनगर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हम्पी में विजयनगर का भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था? ये कौन थे? एंड्रूज फ्रेजर के द्वारा ये प्रकाश में लाया गया था। विजयनगर का जो अवशेष था किसके द्वारा खोजा गया था? एंड्रूज फ्रेजर। इसको जो विजयनगर है इसको 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? तो ये विजयनगर का उदाहरण है। कौन सा? यूनेस्को का विश्व हम्पी। हम्पी कहाँ है? विजयनगर में। हम्पी के स्मारकों एवं समूहों में जो कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है वह क्या है? विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। जो सीख लगाने के और 5 कंगार लेने का जो धारणा है सिख पंथ में, ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया और सिख भी टाइटल जो लगाना शुरू हुआ इन्हीं के बाद लगाना शुरू हुआ। ये 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुरु नानक का तलवंडी में जन्म हुआ था। ये पंजाब में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है। ये अभी चर्चा में भी रहा। ये सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना में। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको? गुरु नानक ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? लहना को। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। लहना का नाम आगे चल के क्या हो गया? गुरु अंगद। गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? यह पुस्तक है दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ सिख धर्मगुरु के अनुयायियों की धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका नाम क्या है? दशम ग्रंथ। इस ग्रंथ में सामान्यतः कुल लगभग 1428 पृष्ठ है। इसमें गुरु गोविंद सिंह के शब्द, जाप, साहिब, चंडी चरित्र और पाठ एवं ब्रह्मा अवतार की आदि के कुछ खंड भी सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु लिपि की शुरुआत की? तो इसमें गुरु अंगद जो है दूसरे जो गुरु हैं उन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। 10 गुरुओं का नाम इस प्रकार है: गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अंतिम होंगे 10वें गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना में हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? 10वें। 9वें गुरु तेज बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु जिनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ और 1708 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के खालसा का संस्थापक बनने के लिए 5 कंगार केश, कंगा, करा, कृपान और कच्छा आज भी सिख धर्म में ये 5 अनिवार्य चीज में शामिल है। इनके द्वारा रचित जफरनामा औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र है। जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये गुरु गोविंद सिंह लिखे थे
औरंगजेब को एक पत्र, उसी को कहा गया जफरनामा। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा को किसने हराया? तो ये अफगानों ने हराया। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ 14 जनवरी 1661 को लड़ा गया। इस युद्ध में अफगानों की मराठा पर निर्णायक जीत हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में, वही मराठा और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के हैं? तो ये हैं सुहरावर्दी संप्रदाय के। किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया? तो ये है सुहरावर्दी संप्रदाय से। सुहरावर्दी संप्रदाय सूफी सिलसिला है। इसके प्रवर्तक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया के लोकप्रियता दिलाई और इसका मुख्यालय कहाँ था? मुल्तान को बनाया गया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पे? कि अजमेर शरीफ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ उर्स मनाया जाता है? तो ये अजमेर में मनाया जाता है। सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। ये कुछ विद्वान हैं मध्यकाल के, उनको सबसे पहले कबीर का जन्म 1398 में, उसके बाद गुरु नानक 1469 में, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु 1486 में, फिर तुलसीदास 1532 में। ये इनका सही कालक्रम है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ये हम लोग का हुआ मध्यकाल समाप्त।